नमस्कार। संस्कार अकादमी के YouTube चैनल संस्कार स्टडीज़ पर आपका स्वागत है। भारत का इतिहास, भारतीय इतिहास में हमारा पहला अध्याय सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता पर हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति, उसका विकास, उसका क्रम और सिंधु घाटी सभ्यताओं के कुछ प्रमुख स्थलों की बात की थी। आज उन्हीं प्रमुख स्थलों के क्रम में हम आगे चलते हैं, जहां हमने बात की थी कि वर्तमान सिंधु सभ्यता में लगभग 1500 नगर या 1500 स्थल खोज लिए गए थे। उनमें से 7 को ही नगर कहा गया था। जिनकी इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, उनसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। उन 7 नगरों के नाम मैंने आपको कल भी गिनवाए थे, आज मैं वापस उनका जिक्र करता हूँ। वह 7 नगर हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चन्हुदलु, लोथल, धोलावीरा, बनवाली। ठीक है, 7 हो गए। इन 7 नगरों की चर्चा हम करेंगे। इससे पहले हम 4 नगर देख चुके हैं। आज हम सिंधु सभ्यता के कुछ बचे हुए नगर जो प्रमुख है और महत्वपूर्ण स्थलों की बात करेंगे। ठीक है, इसी क्रम में हम आज देखते हैं हमारा जो 5वां नगर है उसका नाम है धोलावीरा। ठीक है, 5वां नगर है जिसमें 5वें नगर का नाम है धोलावीरा। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद कुआं। ठीक है, धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद कुआं। जैसे कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ था मृतकों का टीला, क्योंकि उस भाषा के आधार पर ही उन सभ्यताओं और स्थलों के नाम हुए थे। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ था मृतकों का टीला, उसी प्रकार धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद कुआं। सीधे पॉइंट पे आते हैं, स्थिति, लोकेशन। प्रत्येक सभ्यता में उनकी लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो इसकी स्थिति है भारत में कच्छ, गुजरात। तो कच्छ वाला जो क्षेत्र है गुजरात में है, वहीं पर यह सभ्यता विकसित हुई थी। इस सभ्यता की खोज 1967-68, ठीक है, 1967 से 68 के बीच में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जेपी जोशी या जगपति जोशी। पूरा नाम है इनका जगपति जोशी। ठीक है, तो जेपी जोशी के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई। मैंने बताया था कुछ सभ्यता ऐसी हैं जिनके खोजकर्ता का नाम अलग होगा और उत्खननकर्ता का नाम। जिस व्यक्ति ने खोज की जरूरी नहीं है कि वही सभ्यता का उत्खनन भी करे। तो इस सभ्यता की खोज का क्रेडिट जिस व्यक्ति को गया, उस व्यक्ति का नाम है जेपी जोशी, जो 1967 से 1968 के बीच में इन्होंने सभ्यता की खोज की थी। आगे चल कर के इसका उत्खनन कार्य नहीं किया जा सका और उत्खनन कार्य होने में बहुत समय लग गया। तो इसका उत्खनन 1990 से 91 के बीच हुआ। तो 1990 से लेकर 1991 में इस सभ्यता का उत्खनन किया गया। और जिस व्यक्ति ने इस सभ्यता का उत्खनन किया, उस व्यक्ति का नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट, में शॉर्ट में RS बिष्ट। कई बार आपके एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन डाल सकता है, वो लिख सकता है ऑप्शन में RS बिष्ट भी और रविंद्र सिंह बिष्ट भी। तो पूरा नाम भी याद रहे तो अच्छा है। तो RS बिष्ट या रविंद्र जोशी ने इस सभ्यता का उत्खनन किया। इस सभ्यता की एक बात हम पीछे कर चुके थे जब हमने नगर नियोजन देखा था। तो नगर नियोजन में हमने देखे थे कि प्राय सभी सभ्यता से 2 टीले मिले हैं, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। ठीक है, नगर नियोजन में मुख्यतः सभी नगरों की खास बात ये थी कि संपूर्ण नगर नियोजन 2 भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। जहां पश्चिमी टीला दुर्गीकृत था, वहीं पूर्वी टीला अदुर्गीकृत था, मतलब उसके चारों ओर दुर्ग नहीं थे। यहाँ पर महत्वपूर्ण लोग निवास कर रहे थे और यहाँ पर कम महत्वपूर्ण, यहाँ पुरोहित, प्रशासक वर्ग, यहाँ शिल्पी, मजदूर, लेबर, अन्य वर्ग निवास कर रहे थे। लेकिन धोलावीरा से एक अपवाद के रूप में हम देखें तो धोलावीरा सभ्यता 3 भागों में बटी हुई है। या धोलावीरा का नगर कितने भागों में बटा हुआ है? 3। जिसका विशेष पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, अपवाद है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सभ्यता 3 भागों में बटी हुई थी? तो धोलावीरा। और बाकी सभी सभ्यताएं लगभग कितने भागों में? 2 भागों में। तो धोलावीरा 3 भागों में बटी हुई थी, जिसमें एक भाग जिसे उच्च कहा गया, उच्च जिसे हम किला भी कह सकते हैं, ठीक है, फोर्ट। ठीक है, एक भाग मध्यम कहा गया, ठीक है, उच्च, मध्यम, और एक निम्न या निचला। ठीक है, इस प्रकार से धोलावीरा सभ्यता 3 भागों में बटी हुई थी, उच्च, मध्यम, निम्न। सिर्फ यही एक सभ्यता है जो 3 भागों में बटी हुई थी या 3 भागों में विभाजित थी। इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूं, और हमें यहाँ से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए जिनको लेकर के हमारा प्रश्न बन सकता है। तो धोलावीरा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जहाँ से हमको उत्खनन में स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए।
तो एक बड़ा सा प्लेग्राउंड जहाँ पर खेलना या फिर और बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं सामूहिक रूप से, तो ऐसा एक मैदान मिला है जिसको स्टेडियम की उपमा दी गई है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसे किसकी उपमा दी है? स्टेडियम की। तो स्टेडियम के साक्ष्य जिस जगह से मिले हैं उस जगह का नाम क्या है? धोलावीरा। ठीक है, ऐसा ही एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन रहेगा कि किस स्थल से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, तो धोलावीरा सभ्यता से हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, इसी धोलावीरा सभ्यता से हमको एक सूचना पट जिसे अभिलेख कहा गया, इस प्रकार के भी साक्ष्य मिले हैं। तो अभिलेख या सूचना पट के साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा। जैसे कि किसी को कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देना हो तो कार्यालय के बाहर आप देखते होंगे, किसी भी कार्यालय या संस्था के बाहर इस प्रकार का एक बोर्ड रहता है जिसे साइन बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे साइन बोर्ड कहते हैं। और उस बोर्ड पे लिख दिया जाए कि आज इस संस्था का अवकाश रहेगा, या आज से लेकर के कल तक इस संस्था का अवकाश रहेगा, या आज फलाना फलाना अधिकारी अनुपस्थित है। तो इस प्रकार का साइन बोर्ड जिसे अभिलेख या सूचना पट कहा गया है, उसका साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिला है? धोलावीरा सभ्यता से। ठीक है, पीछे अपन ने बात की थी और प्रत्येक के लिए एक प्रश्न बन रहा था, एक पॉइंट बन रहा था, जैसे कि सिंधु सभ्यता का तोरण नगर किसे कहते हैं? याद आया होगा आपको, सिंधु सभ्यता का तोरण नगर किसे कहते हैं? तो सिंधु सभ्यता का तोरण नगर कहते हैं हड़प्पा सभ्यता को। सिंधु सभ्यता का सबसे विस्तृत नगर किसे कहते हैं, यानी बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वह था मोहनजोदड़ो। और पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को ही सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा था। फिर सिंधु सभ्यता के औद्योगिक नगर की बात हुई थी, तो औद्योगिक नगर कहा गया था चन्हुदड़ो को, और सिंधु सभ्यता का व्यापारिक नगर कहा गया था लोथल को। तो उसी प्रकार स्थापत्य की दृष्टि से, ठीक है, यानी कि उसके स्ट्रक्चर, तो स्थापत्य की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर नगर कौन सा था? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर नगर कौन सा है? धोलावीरा। किसकी दृष्टि से है? स्थापत्य की दृष्टि से। तो मतलब इसका डिजाइन इस प्रकार से तैयार किया गया, मकान जो थे काफी अच्छी और उन्नत तरीके से बनाए गए, इसीलिए धोलावीरा को सिंधु सभ्यता का स्थापत्य की दृष्टि से सबसे सुंदर नगर कहा जाता है। शायद आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी पॉइंट टू पॉइंट। आप 2-3 बार सुनिए वीडियो को, एक बार समझ में नहीं आ रहा दूसरी बार देखिए। अगर आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको लिखने की ज़रूरत होगी। तो बार बार रिवाइज करने के लिए आप वीडियो को भी देख सकते हैं या अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो मैंने काफ़ी शॉर्ट रूप में आपके लिए लिखने की कोशिश की है ताकि एक बार में ही आपको पॉइंट पढ़ते ही हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो सिंधु सभ्यता का सुंदर नगर हो गया, सूचना पट के साक्ष्य हो गए, स्टेडियम के साक्ष्य मिल गए। कितने भागों में बटी हुई है? 3। धोलावीरा कितने भागों में? 3। 2 शब्द, तीसरा शब्द बनाया, 2 शब्द ने मिलकर के तीसरा शब्द बनाया, एक है धोला एक है वीरा। तीसरा शब्द मतलब कितने भाग? 3 भाग, उच्च मध्यम निम्न। रट लीजिए, समझ लीजिए, याद रखिए। नेक्स्ट है, धोलावीरा से हमको विशाल जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। तो एक बड़ा जलाशय का साक्ष्य हमको मिला है, वो कहाँ से मिला है? धोलावीरा से। और विशाल अन्नागार और स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से थे? मोहनजोदड़ो से। यही चीज़ें जब जैसे जैसे आप सभ्यता पढ़ते जाओगे वैसे वैसे कन्फ्यूजन बढ़ता जाएगा। विशाल जलाशय आ गया, विशाल अन्नागार आ गया, विशाल स्नानागार आ गया। तो ऐसे में स्नानागार अन्नागार है मोहनजोदड़ो में और जलाशय कहाँ है? धोलावीरा में। तो ये बात थी धोलावीरा की। कच्छ गुजरात, शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद कुआं। नेक्स्ट सभ्यता है धोलावीरा के बाद में जिसका नाम है बनवाली। ठीक है, नेक्स्ट सभ्यता है जिसका नाम है बनवाली। और बनवाली की स्थिति, सभ्यता में पहले उसकी स्थिति या लोकेशन है, तो बनवाली की स्थिति है हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे। यह सभ्यता हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। इस सभ्यता का उत्खनन जिसने किया उसका नाम है R.S. विष्ट। यही रविंद्र सिंह बिष्ट है जिन्होंने बनवाली का भी क्या किया? उत्खनन। और यह उत्खनन हुआ 1974 में। तो बनवाली सभ्यता हरियाणा में है, उत्खनन 1974 में R.S. विष्ट के द्वारा किया गया। और इस सभ्यता को लेकर के कुछ विशेष बातें। तो बनवाली सभ्यता को लेकर के पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको यहाँ पर खुदाई में मिट्टी का हल मिला है। तो जैसे मिट्टी के खिलौने होते हैं, अब मिट्टी के हल से खेत की जुताई नहीं की जा सकती है, तो लेकिन यहाँ से मिट्टी का हल मिला है। इसका तात्पर्य यह है कि हल के माध्यम से खेत की जुताई करते थे, मतलब इनको हल की जानकारी थी। सीधा सीधा बात यह है कि हल की जानकारी थी। किस सभ्यता के लोगों को? सिंधु सभ्यता के लोगों को। और मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से मिला है? बनवाली सभ्यता से मिला है।
नेक्स्ट बात करूं, यहाँ से उत्तम किस्म का जो प्राप्त हुआ है, जो खाद्य फसल है जो, वैसे सिंधु सभ्यता के लोगों को 9 फसलों का ज्ञान था। कितनी फसलों का ज्ञान था? 9 फसलों का ज्ञान था, जिनमें इनकी प्रमुख फसल, पहली प्रमुख फसल थी गेहूं और दूसरी प्रमुख फसल थी जौ। मैं बात करूंगा कृषि पे, जब कृषि पर आएंगे अपन तब बात करेंगे 9 फसलें कौन कौन सी, लेकिन जहाँ से उत्तम किस्म का जौ प्राप्त हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ के लोग गेहूं की भी 3 किस्म से परिचित थे, गेहूं की 3 किस्मों से परिचित थे सिंधु सभ्यता के लोग, और जौ की भी 3 किस्मों से। जब अपन गेहूं खरीदने जाते हैं देखते हैं ना कि कौन सा बढ़िया है, कौन सा कम किस्म, कौन सा उत्तम किस्म का है, कौन सा कम उत्तम किस्म का है। तो उत्तम किस्म की जौ के साक्ष्य हमको जहाँ से मिले हैं वो कौन सी है? बनवाली। तो गेहूं, जौ के अलावा राई, मटर, सरसों, कपास, खरबूज, तरबूज आदि फसलों के साक्ष्य भी हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो उत्तम किस्म का जौ, क्रेडिट चला गया बनवाली को। मिट्टी का हल बनवाली, RS विष्ट बनवाली, हरियाणा बनवाली। फिर यहाँ से खुदाई में हमको मंदिर के आंशिक साक्ष्य मिले हैं। यहाँ आंशिक साक्ष्य से तात्पर्य है, देखो हम इस सभ्यता के बारे में या इस सभ्यता में रहने वाले लोगों के भौतिक जीवन के बारे में सिर्फ और सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। अनुमान के आधार पर ही हमने ये पूरा डायग्राम तैयार किया। अनुमान के आधार पर ही आपकी जो किताबें हैं, बुक्स है, वहाँ पर इस सभ्यता के बारे में लिखा गया, क्योंकि स्पष्ट साक्ष्य जो हैं वो मिलते हैं साहित्य या अभिलेखों में, और साहित्य इनका अभी तक बढ़ा भी नहीं गया है। तो हम और सिर्फ अनुमान के आधार पर ही पूरी सिंधु सभ्यता की बात करते हैं। तो एक अनुमान लगाया गया, तो यहाँ से एक मंदिर जैसी आकृति का कोई मकान या भवन प्राप्त हुआ, जिसमें ऐसे कह सकते हैं कि आंशिक मंदिर के साक्ष्य। तो मंदिर में जैसे खंबे होते हैं, पिलर होते हैं, ऊंचा स्थान होता है जहाँ भगवान की मूर्ति रखी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार का एक भवन मिला, इस प्रकार का एक स्थान मिला, इसलिए हमने कह दिया कि मंदिर का आंशिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पूर्ण साक्ष्य हम तब कहते हैं जब पूर्ण रूप से हमको समझ में आ जाता कि भाई साहब ये मंदिर ही है, लेकिन अंदाजे के आधार पर, अनुमान के आधार पर कहा गया कि बनवाली सभ्यता से मंदिर का आंशिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, यहाँ से जो मकान मिले हैं उन मकानों में अग्नि वेदिकाएं पाई गई है। तो अग्नि वेदिका के साक्ष्य प्राप्त हुए। अग्नि वेदिकाएं क्या होती है? अग्नि वेदिकाएं हवन कुंड, ठीक है। अग्नि वेदिका से तात्पर्य है हवन कुंड। तो मकानों में हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, और हवन कुंड के साक्ष्य मिले जो इनकी धार्मिक व्यवस्था या विचारों को दर्शाते हैं, ठीक है। धार्मिक विचारों को दर्शाते हैं। बनवाली से मिले अग्नि वेदिकाएं, ठीक है। जैसे कि आज भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम यज्ञ जैसे कार्यों को करते हैं, तो इन्होंने भी अपने भगवानों को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसा किया होगा। तो अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं? बनवाली सभ्यता से। जल निकास, संपूर्ण सिंधु सभ्यता अपने जल निकास के लिए विश्व में प्रसिद्ध थी, ठीक है। जल निकास इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, और ये सिंधु सभ्यता संपूर्ण विश्व में जल निकास के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन सिंधु सभ्यता का एक ऐसा स्थल जहाँ पर जल निकास पद्धति का अभाव पाया गया है। क्या पाया गया है? अभाव। जैसे आप कालीबंगा देखो, मोहनजोदड़ो देखो, हड़प्पा देखो, लोथल देखो, धोलावीरा देखो, सभी सभ्यताएं देखो, लगभग सभी में एक उत्तम किस्म की जल निकास प्रणाली पाई गई है। लेकिन बनवाली सभ्यता है जहाँ से जल निकास प्रणाली का क्या पाया गया है? अभाव। तो मतलब यहाँ से उत्तम किस्म की जल निकास प्रणाली नहीं पाई गई है। लेकिन मिट्टी का हल, उत्तम किस्म का जो, आंशिक मंदिर के साक्ष्य, अग्नि वेदिकाएं और जल निकास के अभाव की बात कहाँ पर आएगी? बनवाली सभ्यता में। उत्खननकर्ता कौन है? RS विष्ट। उत्खननकर्ता कौन है? खोजकर्ता JP जोशी और उत्खननकर्ता RS विष्ट। दोनों की ही RS विष्ट है, लेकिन यहाँ पर खोज का श्रेय जिसे गया है उसका नाम है JP जोशी। आई थिंक क्लियर सारी बात यहाँ तक की। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, इस सभ्यता जिसका नाम है कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के इतिहास की दृष्टि से भी कालीबंगा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान है, और राजस्थान के इतिहास की दृष्टि से भी कालीबंगा सभ्यता का महत्वपूर्ण। तो ये सभ्यता आपकी 2 पॉइंट क्लियर करेगी। कालीबंगा सभ्यता, भारतीय इतिहास और राजस्थानी इतिहास। तो आप इसे बहुत ध्यान से देखना। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ियाँ, ठीक है। निकल के आ रहे हैं ब्लैक, काली यानी ब्लैक, बंगा आज भी राजस्थानी भाषा में एक शब्द प्रचलित है, बंग या बंगड़ी।
जिसको चूड़ियों के लिए फेमस है, तो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो जब खुदाई की गई तो उत्खनन में हमको यहाँ काली मिट्टी की चूड़ियाँ प्राप्त हुई। कैसी चूड़ियाँ? काली मिट्टी की चूड़ियाँ। तो उसी आधार पर इस सभ्यता को नाम दे दिया गया काली मिट्टी की, कालीबंगा, ठीक है। और नगर के नाम भी क्या पड़ गया? कालीबंगा। अगर इसकी स्थिति की बात करूँ तो इसकी स्थिति राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में है। कौन से जिले में? हनुमानगढ़। लेकिन इसकी जब खुदाई उत्खनन किया गया था तब यह गुजरात जिले में थी, सॉरी गंगानगर, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता उत्खनन के समय गंगानगर जिले में थी। आगे जाकर के गंगानगर जिले का विभाजन कर दिया गया और इस विभाजन के बाद यह स्थल चला गया कहाँ पर? हनुमानगढ़। तो वर्तमान कालीबंगा की लोकेशन है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, ठीक है। राजस्थान का कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिला। कालीबंगा सभ्यता जिस नदी के किनारे विकसित हुई उस नदी का नाम है घग्गर, ठीक है। हिमालय से जल लाने वाली एकमात्र नदी है राजस्थान में जिसका नाम है घग्गर नदी। तो हिमालय का सिर्फ और सिर्फ जल जो राजस्थान में पहुंचता है वो किस नदी के द्वारा? घग्गर। तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो घग्गर नदी के किनारे विकसित कालीबंगा सभ्यता राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं में से एक है और सिंधु घाटी सभ्यता की भी प्रमुख सभ्यता है। इस सभ्यता की खोज की बात करते हैं तो इस सभ्यता की खोज 1951 से 53 के बीच में एक व्यक्ति ने की जिसका नाम है अमलानंद घोष। आरपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की है। वो सीधा सीधा लिखता है कालीबंगा सभ्यता की खोजकर्ता कौन है, और उसको पूछना होता है तो सीधा लिखता है उत्खननकर्ता कौन है। इसीलिए मैं बार बार उत्खननकर्ता और खोजकर्ता पर जोर दे रहा हूँ ताकि अब जब याद करो तो आपको क्लियर हो जाए कि खोज क्या है और उत्खनन क्या है। तो खोज उस सभ्यता के बारे में जानकारी देने वाला वो खोजकर्ता कहलाएगा या खोज कहलाएगी। और जब उस टीले को खोद करके उससे सामान बाहर निकाला जाता है उसे उत्खनन कहते हैं। तो इस सभ्यता की खोजकर्ता और अमलानंद घोष है और 1951 से 53 के बीच में इन्होंने इसकी क्या की थी? खोज की थी। नेक्स्ट अगर बात करें उत्खनन, तो इस सभ्यता का उत्खनन 1961 से लेकर के 1969 के बीच, बड़ा सा नगर था, 1-2 साल में खोदा नहीं जा सकता था। तो 1961 से 1969 के बीच 2 व्यक्तियों ने मिलकर के इस सभ्यता का उत्खनन किया। कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति। एक व्यक्ति का नाम है बीबी लाल, ठीक है, बीबी लाल। पूरा नाम बताऊं? ब्रजबासी लाल। एक व्यक्ति का नाम है बीबी लाल और इनका पूरा नाम है ब्रजबासी लाल। और दूसरे व्यक्ति हैं बीके थापर और इनका पूरा नाम है बाल कृष्ण थापर, ठीक है। तो 2 व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के कालीबंगा सभ्यता का क्या कर दिया? उत्खनन। और जो उत्खनन का समय था वो 1969 से लेकर के 1969। क्रेडिट किसको गया है? बीबी लाल, बीके थापर। तो कालीबंगा सभ्यता से 3 नाम आपके आ रहे हैं, अमलानंद घोष हो गया, बीबी लाल हो गया और बीके थापर। 1 खोजकर्ता और 2 उत्खननकर्ता, ठीक है। अब इस सभ्यता की कुछ विशेष बातें, हर सभ्यता से कुछ विशेष शब्द जुड़े हुए हैं, शब्दावली जुड़ी है और इन्हीं से वो आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछता है कि कौन से साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो विशेष, कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? दीनहीन बस्ती। कल मैंने छोटी सी चर्चा की थी और वो चर्चा की थी मैंने नगर नियोजन को लेकर के। मैं एक बार वापस से क्लियर करता हूँ, कालीबंगा सभ्यता को क्या कहा गया है? दीनहीन बस्ती, ठीक है। दीन यानी गरीबों की बस्ती, कमजोर या कम महत्वपूर्ण लोगों की बस्ती। और क्यों कहा गया? कालीबंगा सभ्यता में जो मकान बने थे वह प्रारंभिक मकान बने थे कच्ची ईंटों से। कौन सी ईंटों से बने थे? कच्ची ईंटों से। जहां संपूर्ण सैंधव सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, वहां कालीबंगा सभ्यता में मकानों के निर्माण में किसका प्रयोग किया गया था? कच्ची ईंटों का। और यहां तक कि इनकी जो सड़क बनी हुई थी, ये सड़क भी पहले कच्ची ही बनी हुई थी। तो कच्ची सड़क, कच्चे मकान, सीधा सीधा इशारा करते हैं कमजोर लोग, और कमजोर लोग रहेंगे तो कैसी बस्ती होगी? दीनहीन बस्ती। इसीलिए इतिहासकारों ने इसको नाम या इसका एक उपनाम दे दिया, वो दीनहीन बस्ती। लेकिन आगे चल करके कालीबंगा सभ्यता में कच्ची ईंटों के साथ साथ पक्की ईंटों का प्रयोग भी किया जाने लगा। समय के साथ साथ कालीबंगा सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग भी किया गया। और जब सभ्यता पतन हो रही थी, यानी कि सभ्यता अपनी समाप्ति की ओर थी, तब हमें सड़क को पक्की करने के साक्ष्य भी मिले। तो
आगे चलकर सभ्यता के पतन के समय सड़क को पक्की करने के साक्ष्य मिले और कच्ची ईंटों के साथ साथ पक्की ईंटों का प्रयोग भी किया गया, लेकिन अधिकांश कच्ची ईंटें मिली मकानों के निर्माण में और सड़क भी कच्ची बनी हुई थी, इसलिए इसको नाम दिया गया दिनहीन बस्ती। नेक्स्ट बात देखिए हम जुते हुए खेत के साक्ष्य। तो कालीबंगा सभ्यता से खुदाई में हमको जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब जुता हुआ खेत कैसा है? आप सभी ग्रामीण परिवेश से रहने वाले लोग हो, तो जब खेत एक फसल निकाल लेने के बाद में हम दूसरी फसल को लगाते हैं या उगाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में प्रारंभिक जो स्थिति होती है उसे बोलते हैं जुता हुआ खेत, मतलब यहाँ पे फसल जोती गई है। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य, तो उत्खनन में हमको इस प्रकार से जैसा जुता हुआ खेत होता है उस प्रकार से लाइन मिली है खेतों में, इसलिए इसको जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किस सभ्यता से? कालीबंगा सभ्यता से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। नेक्स्ट है अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श। कालीबंगा सभ्यता से हमको अलंकृत यानी कि जो उन्होंने फर्श को डिजाइन किया था वो कुछ अलंकृत या डिजाइनदार ईंटों से तैयार किया था, इसीलिए अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श भी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। तो पहला पॉइंट है दीनहीन बस्ती, दूसरा है जुते हुए खेत और तीसरा है अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श। ठीक है, तो डिजाइनदार ईंटों से निर्मित फर्श मिले। नेक्स्ट है लकड़ी से निर्मित नाली के अवशेष। तो इनकी जो जल निकास प्रणाली थी काफ़ी उन्नत थी और इन्होंने अंडरग्राउंड जल निकास प्रणाली अपनाई थी। तो कालीबंगा सभ्यता में जो नालियाँ बनाई गई थी, ठीक है, सड़क के बीच में इस प्रकार से नाली बनाई गई थी और वह नाली लकड़ी की बनी हुई थी। ठीक है, जैसे बांस का बीच का गैप होता है, उस बांस की बीच की गैप सुखा करके उसमें से पानी की निकासी करना, तो इस प्रकार से ये नाली बनाई गई थी। तो लकड़ी से निर्मित नाली के अवशेष जो ज़मीन में दबी होती थी, लेकिन इनकी कमी थी, इन नालियों की कमी थी, और वह कमी क्या थी? जब अधिक बरसात होती थी, अब अधिक बरसात होगी तो पानी का बहाव ज़्यादा होगा और पानी का बहाव क्या होगा? तेज। तो इस पानी के तेज बहाव की वजह से वह जो लकड़ी की नालियाँ थी वह भी उस पानी के साथ ही बह जाया करती थी। तो वो लकड़ी थी वह भी पानी के साथ बह जाया करती थी। यह इसका एक माइनस पॉइंट मान सकते हैं या कमी मान सकते हैं। तो लकड़ी से निर्मित नाली के अवशेष मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य, देखो अग्निकुंड के साक्ष्य हमको बनवाली से भी प्राप्त हुए हैं और अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा से। लेकिन कालीबंगा में एक विशेष बात यह है कि अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसमें राख, देखो अग्निकुंड है, एक हवन बना हुआ है, हवन में लकड़ी जलने के बाद में राख तो बचे ही बचेगी। तो अग्निकुंड के साक्ष्य जिसमें राख के साथ साथ पशु अस्थियों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पशु अस्थियां नहीं मिली है, यहाँ से सिर्फ अग्निकुंड मिला है, लेकिन यहाँ से अग्निकुंड में राख के साथ साथ क्या मिली है? पशु अस्थियां। पशु अस्थियों से तात्पर्य यह लगाया गया, वापस मैं कह रहा हूँ, हम सिर्फ और सिर्फ अनुमान ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अनुमान। और हमने जो अनुमान लगाया वो यह लगाया कि इस सभ्यता के लोग ईश्वर में विश्वास करते थे और ईश्वर को खुश करने के लिए उन्होंने बलि प्रथा जैसी कोई प्रथा अपनाई होगी। तो जैसे कि आज भी समाज में कई स्थानों पर जानवरों की बलि दी जाती है भगवान को खुश करने के लिए, तो उसी प्रकार से उन्होंने भी अपने जो भी भगवान रहे होंगे तो उन्हें खुश करने के लिए बलि प्रथा को अपनाया होगा। तो पशु अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। इंपॉर्टेंट, पशु अस्थियों के साक्ष्य कहाँ से? कालीबंगा से। नाली के अवशेष कहाँ से? कालीबंगा से। जुते हुए खेत कालीबंगा से। दीनहीन बस्ती कालीबंगा से। एक और बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य। कालीबंगा सभ्यता विश्व की पहली ऐसी सभ्यता है जहाँ से हमको शल्य चिकित्सा के या सिजेरियन के साक्ष्य मिलते हैं। तो अब कैसे पता चला कि भाई साहब शल्य चिकित्सा हुई है? शल्य चिकित्सा मतलब किसी व्यक्ति के शरीर पर कट जाने पर टाँके लगाना। ठीक है, तो शल्य चिकित्सा टाँके लगाना। और हमें खुदाई में एक ऐसी मानव की खोपड़ी मिली है एक ऐसी मानव की खोपड़ी मिली है जिसकी खोपड़ी बीच में से फट गई और उसकी खोपड़ी पर हमको इस प्रकार से निशान दिखाए गए। इस प्रकार से हमको निशान दिखाई दिए, जिससे हमने तात्पर्य लगाया कि भाई साहब इसकी खोपड़ी फूट गई थी, जिसको टाँके लेकर के सिल दिया गया। और उस व्यक्ति को जो रोग था उस रोग का नाम था हाइड्रोसेफेलिस। कौन सा रोग था? हाइड्रोसेफेलिस। तो शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी चले गए किसके पास? कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट है भूकंप का प्रथम साक्ष्य। विश्व में पहली बार भूकंप किस स्थान या किस जगह पर आया?
तो वह थी कालीबंगा। ठीक है, अब प्रथम साक्ष्य में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कालीबंगा के अलावा हमें किसी भी प्राचीन सभ्यता से भूकंप के साक्ष्य नहीं मिले हैं। चाहे आप मेसोपोटामिया की सभ्यता ले लो, चीन की सभ्यता ले लो, ठीक है, मिस्र की सभ्यता ले लो और सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थल ले लो, लेकिन जिस सभ्यता से हमको भूकंप के साक्ष्य मिले हैं वो कौन सा? कालीबंगा। अब मैं बता देता हूँ, हम वापस से वही, हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगाना और अनुमान लगाना किस सभ्यता को लेकर के, कालीबंगा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता। तो इस प्रकार से जैसे कोई भवन बना हुआ है और ये भवन 2 मंजिला भवन है, ठीक है, और इस प्रकार से इस भवन में एक दरार सी आ गई है। अब यह दरार किसी की ठोकर मारने से तो आई नहीं होगी, ये दरार या इन दरारों को देख करके, मकानों में आई दरारों को देख करके अंदाजा लगाया गया कि इस क्षेत्र में क्या आए होंगे, कभी भूकंप आए होंगे। तो भूकंप के प्रथम साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। तो ये प्रमुख 7 सभ्यताएं थी जिनका मैंने आपको जिक्र किया। कल 4 सभ्यता स्थल पढ़े, आज हमने 3 स्थल और पढ़े हैं। इन्हें ही नगर कहा गया है, इन्हें ही क्या कहा गया है? नगर कहा गया। अब कुछ स्थल और है जिनको लेकर के अपन छोटी सी बात करते हैं, उन स्थल से संबंधित स्थान कौन सा है। जैसे कि विशेष बातें सभी सभ्यताओं को लेकर के हो चुकी है, अब उन स्थलों से संबंधित स्थान कौन सा और उनकी कौन सी विशेष बात है। तो ऐसे में हम सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख या अन्य स्थल देखते हैं, जिसमें पहला स्थल है रोपड़। पहला स्थल कौन सा है? रोपड़। रोपड़ जहां है वह है पंजाब। कौन सा स्थल है? पंजाब। रोपड़ की खुदाई पंजाब में हुई और पंजाब में जिस नदी के किनारे मिली उसका नाम था सतलज नदी। रोपड़ कौन से स्थान पर मिली? पंजाब, सतलज नदी। इस रोपड़ की खास बात यह है कि 1947 में भारत आज़ाद हो गया और सभ्यता की खुदाई का कार्य कुछ समय के लिए रुक गया या बंद हो गया। और पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार जिस स्थल की खुदाई भारत के अंदर हुई वो कौन सा था? रोपड़। और जिस समय खुदाई हुई थी वो समय था 1950। तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार किस सभ्यता की खुदाई हुई? रोपड़। और इसका आधुनिक नाम है रूपनगर। वर्तमान में रोपड़ को क्या कहते हैं? रूपनगर कहते हैं। और इस सभ्यता के उत्खननकर्ता ब्रजबासी लाल, यही व्यक्ति हैं जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया था, ब्रजबासी लाल। तो इस सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? ब्रजबासी लाल। और दूसरा नाम है यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, आपको उत्खननकर्ता का नाम ध्यान नहीं रखना। रोपड़ के संदर्भ में 2 महत्वपूर्ण पॉइंट ये हैं। पहला मैं बता चुका हूँ, आज़ादी के बाद प्रथम बार जिस सभ्यता की खुदाई हुई वो कौन सा था? रोपड़। कब हुई? 1950। जगह कौन सी? पंजाब। लेकिन इस सभ्यता को लेकर के एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है, वो ये है कि रोपड़ में मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसको जब जमीन में दबाया गया, उसके साथ उसके कुत्ते को भी दफनाया गया। तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से स्थल से मिले हैं? तो वो स्थल कौन सा है? रोपड़। ठीक है, 2-3 पॉइंट क्लियर हो गए। 1950 आज़ादी के बाद प्रथम स्थल, उत्खननकर्ता ब्रजबासी लाल और यज्ञदत्त शर्मा, और आधुनिक नाम इसका रूपनगर है। और महत्वपूर्ण बात है, मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, अब कुछ और स्थल हैं जिनका नाम ही काफ़ी है, बस आपको याद रखना है कि वो स्थल भारत के कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है। ना नदियाँ, ना उससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण बात, फिर भी इनके बारे में कुछ बात है। तो अपन अभी सिंधु सभ्यता की सामाजिक दशा, आर्थिक दशा, धार्मिक, व्यापार, कृषि, वाणिज्य, उद्योग, उन सब में चर्चा कर लेंगे अगर कुछ विशेष होगा तो। एक सभ्यता है जिसका नाम है सुरकोटड़ा। ठीक है, एक सभ्यता है सुरकोटड़ा। एक सभ्यता थी सुदगिंडोर सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिम स्थल था, जो बलूचिस्तान के अंदर था। कहाँ था? बलूचिस्तान। तो सुरकोटड़ा सभ्यता कच्छ गुजरात में है। कहाँ पर है? कच्छ गुजरात। रंगपुर सभ्यता अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, सुरकोटड़ा कच्छ गुजरात, रंगपुर सभ्यता अहमदाबाद। और सर्वाधिक स्थल जिस जगह खोजे गए हैं वह गुजरात ही है। कौन सा है? गुजरात। लगभग 40 से भी ज़्यादा स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। नेक्स्ट है बनवाली, कुनाल, राखीगढ़ी। ये तीनों ही स्थान कहाँ हैं? हरियाणा में। बनवाली, कुनाल, राखीगढ़ी, तीनों ही स्थल कहाँ पर है? हरियाणा में। राखीगढ़ी की खास बात यह है कि राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे विस्तृत स्थल है। विस्तृत यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। कंफ्यूजन आया?
सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। और कल हम बात कर रहे थे कि सिंधु सभ्यता का सबसे विस्तृत और बड़ा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो। तो दोनों ही सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े स्थल कैसे हो गए? लेकिन वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान। और हम बात कर रहे हैं भारत के संदर्भ में। तो संपूर्ण सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पाकिस्तान में स्थित मोहनजोदड़ो है और भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। अब आपके पास कैसे प्रश्न आता है वो आपको डिसाइड करना है कि आपको उसका आंसर क्या करना है। अगर लिखा आता है सिंधु सभ्यता का सबसे विस्तृत स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, राखी गढ़ी और हड़प्पा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। और अगर प्रश्न आता है भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे विस्तृत स्थल कौन सा है? वह है हरियाणा का राखी गढ़ी। याद रखना, राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी के बाद दूसरा विस्तृत स्थल हमारा भारत का कौन सा है? धोलावीरा। जूनीकरण सभ्यता, जूनीकरण सभ्यता गुजरात में है। जूनीकरण सभ्यता कहाँ है? गुजरात। जिस प्रकार से हमको धोलावीरा से स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए, जिस प्रकार से धोलावीरा से स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए, उसी प्रकार से जूनीकरण से भी हमें स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार से जूनीकरण से भी हमें स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तरखान वाला डेरा, तरखान वाला डेरा है गंगानगर के अंदर। अभी वर्तमान मतलब 2004 के आसपास खोजा गया स्थल है तरखान वाला डेरा गंगानगर। तो यह हमारे सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल थे जिनके बारे में हमने बात की। मैं पुनः एक बार छोटा सा रिवाइज कर देता हूँ। धोलावीरा, अर्थ, सफ़ेद कुआं, गुजरात, कच्छ, खोज 67-68 जेपी जोशी ने, उत्खनन 1990, 3 भागों में बटा हुआ था। स्टेडियम के साक्ष्य, अभिलेख, सूचना पट के साक्ष्य, स्थापत्य की दृष्टि से सबसे सुंदर नगर और विशाल जलाशय यहाँ से प्राप्त हुए। इसी प्रकार बनवाली है हरियाणा, सरस्वती नदी किनारे, उत्खनन RS विष्ट ने, मिट्टी का बना हल मिला, उत्तम किस्म का जौ मिला, गेहूं और जौ इनकी प्रमुख फसल थी। मंदिर के आंशिक साक्ष्य मिले, अग्नि वेदिका मिली, लेकिन जल निकास प्रणाली का पाया गया अभाव। कालीबंगा, शाब्दिक अर्थ काली मिट्टी की चूड़ियाँ। राजस्थान, हनुमानगढ़ जिले में, खुदाई गंगानगर में, लेकिन विभाजन होने के बाद कहाँ चली गई? हनुमानगढ़ में। नदी जिसके किनारे मिली उसका नाम है घग्गर। खोज अमलानंद घोष 1951-53 में, लेकिन उत्खनन बीबी लाल और बीके थापर 1961 से लेकर 1969। विशेष दिनहीन बस्ती कहा गया कि कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया और कच्ची सड़कें थी। बाद में पक्की ईंटों का प्रयोग कर लिया गया था। जुते हुए खेत के साक्ष्य, अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श, लकड़ी से निर्मित नाली। अभाव क्या था? बरसात के समय ये पानी के साथ बह जाया करती थी। अग्निकुंड की साक्ष्य, साथ साथ राख के साथ पशु अस्थियां भी मिली हैं। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य, भूकंप के प्रथम साक्ष्य। नमस्कार, आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता से संबंधित सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक जीवन को लेकर। धन्यवाद।